वंदे मातरम विद्यार्थियों, विशेषकर ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 12 में अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए क्विक रिवीजन सीरीज 2024 की श्रृंखला में आज राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति की अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति का क्विक रिवीजन करेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत जल्दी मैं आपको गूगल क्विज का लिंक दूंगा, जिसमें आप भाग ले सकते हैं और उसमें 15 प्रश्न इस पाठ से संबंधित जो भी होंगे मल्टीपल चॉइस, आप उन प्रश्नों का उत्तर जरूर दें और उसके बाद में सबमिट करते ही आपको तुरंत अपना स्कोर पता चल जाएगा। सही उत्तर गलत उत्तर जो भी है आपको तुरंत पता चल जाएगा। और प्रत्येक वीडियो जो मैं इस बार बना रहा हूँ सभी में गूगल क्विज है वो दे रहा हूँ, तो आप प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के गूगल क्विज में भाग जरूर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्विक रिविजन। अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति, राजनीतिक फैसले और विकास। सबसे जो पहला जो टॉपिक है पाठ का, तो देश में नियोजित विकास की राजनीति शुरू करने से पहले विभिन्न तरह के विचार विमर्श किए गए और तत्कालीन बाजार शक्तियों, लोगों की आकांक्षाओं और पर्यावरण पर विकास के पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखा गया। दूसरा पॉइंट है कि अच्छे नियोजन हेतु लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, साथ ही साधनों की व्यवस्था, लचीलापन, समन्वय, व्यवहारिकता, पद सोपान और निरंतरता जैसे विषयों पर ध्यान देना जरूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देश में उड़ीसा में इस्पात की बहुलता को देखते हुए वहाँ उद्योग विकसित करने का मानस बनाया गया, लेकिन इस क्षेत्र के जो आदिवासियों के विस्थापन और पर्यावरण जैसी समस्याएं उभर कर आई, जिनका समाधान करना भी जरूरी था। अगला हमारा टॉपिक है राजनीतिक टकराव। विकास से जुड़े निर्णयों से प्राय अलग अलग सामाजिक समूहों के हित प्रभावित होते हैं, साथ ही मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के हितों का भी लाभ और हानि की कसौटी पर तोलना पड़ता है। सफल लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए या कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति जरूर होनी चाहिए। आज़ादी के बाद देश में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु क्या प्रयास हो तथा क्या योजना पूरे देश के लिए बने या क्षेत्र विशेष के लिए, क्या सरकार उद्योगों को खुद चलाए या निजी क्षेत्र को सौंप दे, इनमें से प्रत्येक सवाल पर जो टकराव हुए वो आज भी जारी है। और विकास की धारणाएं। आज़ादी के समय भारत के सामने विकास के 2 मॉडल थे। पहला मॉडल था पूंजीवादी मॉडल, जो कि यूरोप के अधिकतर हिस्सों और अमेरिका में अपनाया गया था। दूसरा मॉडल था वो समाजवादी मॉडल था, जिसे रूस और उसके अन्य समर्थक देशों ने अपनाया था। भारत में इन दोनों मॉडलों के तत्वों को शामिल करते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को मॉडल अपनाया गया, यानी भारत में कुछ क्षेत्रों में पूंजीवादी मॉडल और कुछ क्षेत्रों में समाजवादी मॉडल अपनाया गया। जब 2 महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध का दौर चला, उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर से प्रभावित थे। ऐसे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस के नेहरू तक भी इसी विचारधारा के समर्थक थे। अगला है नियोजन। अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में समर्थन मिला। यूरोप है वो महामंदी का शिकार हुआ। जापान, जर्मनी ने युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था खड़ी कर ली थी। भारत में 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ और देश में नियोजित विकास अर्थव्यवस्था चलाने का प्रस्ताव तैयार किया, जिसे मुंबई प्लान कहा गया। तो ये मुंबई प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1944 में भारत में उद्योगपतियों द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसे ही मुंबई प्लान कहा गया। और मुंबई प्लान या बॉम्बे प्लान की मंशा ये थी कि सरकार औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। अगला है शुरुआती कदम। सोवियत संघ की तरह भारत में भी योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना का विकल्प चुना और 1951 में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ और इसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी हुआ। इस तरीके से योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत भारत में की गई, जो सोवियत संघ से प्रभावित था। अगला है योजना आयोग। इसकी स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक सीधे से प्रस्ताव के द्वारा की थी। हालांकि इसकी जगह अब नीति आयोग का गठन किया गया है। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो, जैसा कि अभी बताया गया, 1951 से 1956 तक ये योजना चली। 5 वर्ष की योजना, जिसको प्रथम पंचवर्षीय योजना कहा गया। और इस योजना की कोशिश देश को गरीबी के मगर जाल से निकालनी थी और इसमें सबसे ज़्यादा जोर है वो कृषि क्षेत्र पर दिया गया, क्योंकि उस समय भारत है वो कृषि प्रधान देश था और इस योजना में कृषि पर ज़्यादा जोर देने के कारण बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। भाखड़ा नांगल बांध जैसी जो विशाल परियोजनाएं हैं उनके लिए विशाल धनराशि आवंटित की गई। दूसरा है दूसरी पंचवर्षीय योजना। 1956 से 1961 तक भारत में भारी उद्योगों के विकास पे जोर दिया गया, यानी पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे जोर दिया, दूसरी पे उद्योगों पे जोर दिया। और इस योजना के जो योजनाकार थे प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक पीसी महालनोबिस थे, जिनका जीवन काल 1894 से 1972 तक रहा। तो ये थी दूसरी पंचवर्षीय योजना।
अगला इंपॉर्टेंट नाम जो इस पाठ्यपुस्तक में आता है वो है जेसी कुमारप्पा। इनके संबंध में कई ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे गए हैं पिछले सालों में। तो इनका जो जीवन काल है 1892 से 1960 तक था। जेसी कुमारप्पा का जो वास्तविक नाम था वो जेसी कार्नेलियस था। कार्नेलियस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, गांधी जी के अनुयायी थे और प्रसिद्ध पुस्तक उनकी थी वो है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इकोनॉमी ऑफ परमानेंस है वो किसकी रचना है या इसके लेखक कौन है, तो जेसी कुमारप्पा या जिनका असली नाम जेसी कार्नेलियस था। अगला पॉइंट है विकेंद्रीकृत नियोजन का केरल मॉडल। केरल में विकेंद्रीकृत नियोजन अपनाया गया जिसे केरल मॉडल कहा गया। इसमें इस बात पे के प्रयास किए गए कि लोग पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की योजनाओं को तैयार करने में शामिल हो, यानी कि विकेंद्रीकरण किया गया, यानी जन भागीदारी है वो बढ़े। और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार और गरीबी उन्मूलन पे ज़्यादा जोर दिया गया। अगला है विकास से जुड़े दो मुख्य विवाद या प्रश्न कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न जो आपके पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है वो है कृषि बनाम उद्योग, और दूसरा है निजी क्षेत्र बनाम और सार्वजनिक क्षेत्र। कृषि बनाम उद्योग में इसमें इस बात पे विवाद था कि ज़्यादा संसाधन किस क्षेत्र में लगाए जाए, यानी कृषि पे ज़्यादा जोर दिया जाए या उद्योग में। जैसे कि आपने देखा प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पे ज़्यादा फोर्स दिया गया या ध्यान दिया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। जेसी कुमारप्पा जैसे जो गांधीवादी थे उन्होंने ग्रामीण औद्योगिकीकरण पर ज़्यादा जोर देने की बात कही। वहीं चौधरी चरण सिंह जो पहले कांग्रेस में थे, बाद में नई पार्टी भारतीय लोकदल बनाई थी, उन्होंने कहा कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके समृद्ध हो रहे हैं और उसकी कीमत किसान और ग्रामीण जनता चुका रही है। तो ये भी काफ़ी बड़ा विवाद का विषय रहा, कृषि बनाम उद्योग। दूसरा था निजी बनाम सार्वजनिक। भारत विकास के तत्कालीन जो प्रचलित मॉडल थे, जिसमें एक मॉडल पूंजीवादी था जो अमेरिकी समर्थन वाला था, दूसरा समाजवादी को न अपना करके भारत में इनसे मिलता जुलता जो मॉडल अपनाया गया जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया। यानी न तो पूरी तरह निजीकरण किया गया, न पूरी तरह सार्वजनिकरण, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई जिसमें खेती, किसानी, व्यापार और उद्योगों का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के हाथों में रहा और राज्य ने अपने हाथ में भारी उद्योगों को रखा और इसने आधारभूत ढांचा प्रदान किया। राज्य ने व्यापार का नियमन किया और कृषि के क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप भी राज्य की ओर यानी सरकार की तरफ से किए गए। अब इसके क्या परिणाम रहे, तो मुख्य परिणाम है वो नियोजित आर्थिक विकास के निम्न परिणाम निकले। पहला, बुनियाद, यानी इस दौर में भारत में आगामी विकास की बुनियाद पड़ी। भारत की बड़ी विकास परियोजनाएं, सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग, परिवहन और संचार के आधारभूत ढांचे और आदि की स्थापना हुई। दूसरा है भूमि सुधार। इस अवधि में भूमि सुधार के गंभीर प्रयास हुए और जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया तथा भूमि की अधिकतम सीमा तय की गई। अगला है खाद्य संकट। 1965 से 1967 के बीच में देश के कई हिस्सों में सूखा पड़ा और इस काल में युद्ध भी हुए। इसके अलावा विदेशी मुद्रा संकट हुआ और खाद्यान्न की भारी कमी का सामना करना पड़ा और खाद्य संकट के कारण सरकार को गेहूं का आयात करना पड़ा और उसी के फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति हुई और हरित क्रांति हुई और श्वेत क्रांति हुई। अब श्वेत क्रांति के बारे में जान लेते हैं। श्वेत क्रांति, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीस कुरियन। अब इसी एक छोटे से टॉपिक में कई सारे प्रश्न हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। यानी मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वर्गीस कुरियन हो गए। ऑपरेशन फ्लड का मतलब क्या हो गया, या श्वेत क्रांति, तो दूध के उत्पादन से संबंधित क्रांति है। अब इसमें क्या हुआ, जो वर्गीस कुरियन है इन्होंने गुजरात सहकारी दुग्ध और विपणन परिसंघ की विकास कथा में केंद्रीय भूमिका निभाई और अमूल की शुरुआत की। उसके बाद में आनंद मिल्क जो लिमिटेड था, AMUL, उसके में गुजरात के आनंद से सरकारी दुग्ध उत्पादन, सहकारी दुग्ध उत्पादन जो आंदोलन शुरू हुआ। इस मॉडल के विस्तार को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी शुरू किया गया। हरित क्रांति, इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई और इसके 3 तत्व थे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, हरित क्रांति है। पहला है कृषि का निरंतर विस्तार, दोहरी फसल का उद्देश्य और अच्छे बीजों का प्रयोग। इससे उत्पादन के रिकॉर्ड वृद्धि हुई, विशेषकर कृषिगत क्षेत्रों में वृद्धि हुई और औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे में भी विकास हुआ। अब जहां औद्योगिक क्रांति से कई लाभ हुए, खास करके उत्तर भारत के किसानों को काफ़ी लाभ हुआ और बड़े किसानों को, उसमें कुछ कमियां भी रही। तो कमियां ये रही कि हरित क्रांति का जो लाभ है कुछ राज्यों को मिला, खास करके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों को मिला। और दूसरा जो इसकी कमी रही कि सिर्फ गेहूं और चावल के उत्पादन यानी अनाजों के उत्पादन पे ही ध्यान दिया गया। इसके कारण अन्य जो भी फसलें हैं उनकी उपेक्षा हुई और जिस कारण से दूसरी जो फसलें हैं वो प्रभावित हुई। तो ये क्विक रिवीजन था। ये सारे वीडियो आपको मेरे जो YouTube चैनल है उस पर आपको मिल जाएंगे, जिसका, और अगर इसके संबंध में या किसी और वीडियो के संबंध में कोई PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये था क्विक रिवीजन पार्ट का। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा और इस पार्ट में मैं बहुत जल्दी इसमें गूगल क्विज दे दूंगा जहाँ से आप अभ्यास करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।